कैबिनेट मीटिंग में कुछ जो कुल 18 एजेंडाज थे, 18 एजेंडाज में से जो महत्वपूर्ण हैं उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। एक तो जो हमारा जो इंजीनियरिंग के काम है जिसमें ठेके दिए जाते हैं, टेंडर होते हैं, उसको हम एक ऑटोमाइजेशन जोन में लाए हैं कि अब जो ठेकेदार हैं उनको सबको अपना पंजीकरण करना पड़ेगा। उनकी श्रेणी ए बी सी की कौन सी श्रेणी होगी और जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जिनका होगा, उनसे हम ये जो ठेके से पहले लिया जाता है अर्नेस्ट मनी, वो अर्नेस्ट मनी उनसे नहीं ली जाएगी। और जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनसे वो ली जाएगी। और बहुत सी जो डिटेल्स मांगी जाती हैं हर एक टेंडर में, अब एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद जो डिटेल्स आएंगी हर बार उनसे डिटेल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, उसकी कैटेगरी पता लग जाएगी, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सारी चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। घर बैठे वो टेंडर भरेंगे और जिसमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं, घर बैठे ही जो L1 होगा उसको वो टेंडर मिलेगा। इस प्रकार का एक आज हमने मंत्रिमंडल में सिस्टम जो है वो बनाया है। इसी प्रकार एक विषय डिमांड बहुत समय से चल रही थी कि जो सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स शहरों के अंदर बहुत पुरानी जो स्कीमें, जिसमें टीपी स्कीम है, जिसमें रिहेबिलिटेशन स्कीम है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐसे एरियाज हैं 40 साल 50 साल 60 साल पहले पार्टीशन के बाद की कई ऐसी कॉलोनीज, उसमें कंडीशन थी कि उसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते। लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों की आवश्यकताएं भी थोड़ा बदल गई, एक एक परिवार के भाइयों में आगे बंटवारा हो गया, तो उन मकानों की जो अभी तक डिवीजन करते थे वो इलीगल थी, लेकिन अब उसको हमने ऑथराइज कर दिया है। शर्त एक ही रखी है कि डिवीजन होने के बाद उस प्लॉट का साइज 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात डिवीजन करने से पहले कम से कम वो 200 मीटर का जरूर होगा। 200 मीटर का होगा तभी 2 में डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर का बनेगा। तो इसलिए 200 मीटर से छोटे प्लॉट का सब डिवीजन नहीं होगा। सब डिवीजन होने के बाद न्यूनतम कोई भी प्लॉट 100 मीटर का जरूर होना चाहिए, स्क्वायर मीटर का, ये उसकी कंडीशन रखी है। तो बहुत से लोगों की ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जिन्होंने इलीगली सब डिवीजन कर रखा है, लेकिन वो अभी भी उनकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक थोड़ी अनोमली थी कि ग्रुप डी के जो सर्विस रूल्स हैं, हमने जो नए सर्विस रूल्स बनाए थे ग्रुप डी में, उसमें कोई भी ग्रुप डी का कर्मचारी किसी दूसरे विभाग में भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बाकी विभागों ने सब कर लिया था, ट्रांसपोर्ट का भी रह गया था। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी ग्रुप डी के कर्मचारी वो इंटर डिपार्टमेंटल उनके ट्रांसफर हो सकेंगे। एक कैडर है वो ग्रुप डी का, ये बनाया है, एक ये इसमें अमेंडमेंट की है। हमारी जो टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसी NILP, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें साइज जो पहले था वो शहरों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कहीं 25 एकड़ था, कहीं 15 एकड़ था, ऐसे साइज के लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी। लेकिन ये 3 साल पहले से पॉलिसी बनी थी, इसमें बहुत कम लोगों ने आके लाइसेंसिंग का उपयोग किया, अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई कर भी दिया था बाद में वो भी कन्वर्ट करने के लिए दूसरी पॉलिसी पर आ गए। जानकारी ये मिली कि साइज बड़े हैं, इस साइज को थोड़ा कम किया जाए, तो उस साइज को अब हमने 10 एकड़ और 5 एकड़, जो बड़े शहर हैं उसमें 10 एकड़, जो छोटे शहर हैं उसमें 5 एकड़ तक भी वो लाइसेंस ले सकेंगे, ताकि इस NILP पॉलिसी का लाभ उठा सकें। और उसमें 10% जमीन जो पब्लिक यूटिलिटीज है वो सरकार को हैंडओवर करेंगे, 25 एकड़ से जो नीचे के लिए अप्लाई करेंगे, और जो 25 एकड़ से ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने आप बना सकेंगे। कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनाना है, इस प्रकार के जो सारे पब्लिक यूटिलिटीज की जितने भी आवश्यकताएं हैं वो लोग
स्वयं कर सकेंगे, लेकिन 25 एकड़ से नीचे 10 एकड़ और 5 एकड़ की जो न्यूनतम हमने रखी है, उसमें केवल 10% लैंड हरियाणा को वो सरकार को दे देंगे और कंट्री प्लानिंग को, वो अपने आप फिर वो सुविधाएं और सरकार उनको करके देगी। एक पॉलिसी हमने बनाई है एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। जहां जहां हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट, और जैसे हिसार का नया डेवलप हो रहा है, तो वहां एरोस्पेस और एरोस्पेस की जो इंस्टीट्यूशंस वो आए, डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए वो आए, उनके लिए स्पेशल कुछ ग्रांट्स। वैसे तो हमारी जो हीप पॉलिसी है, हरियाणा एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेज पॉलिसी, उसमें कुछ कंसेशंस हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर को और एरोस्पेस के सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर ग्रुप सी, बी, सी, डी, इसमें वो सारी सहूलतें दी हैं। ग्रुप ए में नहीं दी हैं। ए का एरिया हमको लगता है कि भाई बहुत अच्छा विकसित हो गया, इंडस्ट्री बहुत हो गई, आज आवश्यकता हमको बी, सी और डी में ज्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे 48,000 रुपया एक एम्प्लॉय को, हरियाणा के एम्प्लॉय को रखते हैं, तो 7 साल तक 48,000 रुपया प्रति वर्ष उस इंडस्ट्री को और रिबेट दी जाएगी, यानी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ऐसे ही जीएसटी का भी ग्रुप यानी सेक्टर डी में 100% 10 साल के लिए ग्रुप डी में उनको रिइंबर्समेंट होगी, एसजीएसटी, स्टेट का जो जीएसटी है। और वो जो सी है उसमें 75% होगा, कुछ कम वर्ष के लिए है। बी में 50% है, वो भी कुछ कम वर्ष के लिए है। तो बी, सी, डी उत्तरोत्तर ज्यादा कंसेशन उनको किए हैं, ताकि इंटीरियर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी उस इंडस्ट्री का और लाभ हो सके। एक हांसी में आजकल हमने देखा, कई अखबारों में छापा भी है उसको, कि डंपिंग ग्राउंड का एक एजिटेशन वहां चल रहा है। कुछ गांव के लोगों ने ऐतराज किया, लेकिन वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई 17 एकड़ जमीन थी, वो हमने कलेक्ट्रेट पर म्यूनिसिपैलिटी हांसी को वो ट्रांसफर कर दी है, ताकि वहां एक डंपिंग ग्राउंड ये बनाया जा सके। 17 एकड़ एक मरला। और एक जानकारी वो आपको देनी है, महत्वपूर्ण है, वो है हमारी नई एक्साइज पॉलिसी। तो नई एक्साइज पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से। तो वो साल जो खत्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को खत्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी वही चलेगी, लेकिन 6-7 जून से पहले वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे। नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। उसमें जैसे सुझाव आते हैं, उन सुझाव के हिसाब से हमको लगता है कि हमें भी 4 वेंड का करने की कोई कठिनाई नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो 4 वेंड्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकेगा और वो अपने हिसाब से वो करेगा। और कुछ रेट्स का थोड़ा बहुत अंतर किया है, वो आपके पास एक लिखित तो उसकी जानकारी आ जाएगी। आसपास की पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है। तो दिल्ली की पॉलिसी पिछले साल बदली है, उसके अनुसार भी कुछ चेंजेस की हैं, लेकिन कोई वाइन जो है या इस प्रकार की स्मगलिंग कई बार होती थी। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते समय हरियाणा में से उसको जो पार करते थे, उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने अपनाए हैं कि जब बॉर्डर से कोई दूसरी स्टेट में जाने के लिए हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करेंगे, वहां उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद एक निश्चित समय में बॉर्डर पार करके भी वो जाएगा तो उसको एक प्रकार से उसका भी मॉनिटर किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी यहां से निकलते समय हरियाणा में कुछ आदि उतार जाए फिर निकले। तो निश्चित दूरी से कितने किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उस बॉर्डर की दूरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट दोनों का किलोमीटर, उसका टाइम, ये उसमें सेट किया जाएगा, ताकि कोई दुरुपयोग जो है बीच में वो कहीं ना हो। इलीगल जो शराब है या वाइन जो भी है वो उसमें यहाँ हरियाणा में ना बिक सके, ना चल सके। हमने अपने जो डिस्टिलरीज हैं वहां भी उसकी जो लेबलिंग है, उसका जो फ्लो मीटर्स हैं, जैसे बजट की घोषणा मैंने कहा था उस पर हम फ्लो मीटर लगाएंगे। तो ई फ्लो मीटर लगेंगे ताकि कितना मटेरियल वहां बना है, कितना उन्होंने बेचा है,
ताकि 2 नंबर की चीज उसमें बाहर ना जा सके, इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है। ये थोड़ी डिटेल दी है जो एक्साइज पॉलिसी की है, तो ये सब प्रेस नोट में चले गए, व्हाट्सएप भी कर दिए सब कुछ। ठीक, इतने सब विषय आज हमारे इस मीटिंग में थे जो आपको मैंने बताया। इसमें जो एक्साइज पॉलिसी सर ली है, आमतौर पे हर साल वैसे ही होता है, इसमें लो एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो वो हम अप्रिशिएट क्या करेंगे, ज्यादा उसका प्रचलन के लिए कोई ज्यादा फोकस है उस पर इस दफे की नई पॉलिसी में? नहीं, ऐसा तो कोई हमने चेंज नहीं किया उसमें। 7 से 2% आयातित पे किया है ये। जी सर, ये प्राइस वाला पॉलिसी। कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा। शराब पर आयात शुल्क 7 रुपए से घटाकर 2 रुपया प्रति बीएल किया गया है। यानी जो कम अल्कोहलिक मात्रा है उसमें आयात शुल्क को कम किया है, ताकि लोग जो है बहुत हाई टॉक्सिक जो चीजें उसका उपयोग ना करें, लो इंटेंसिटी की शराब वो पिएंगे, तो उसमें सब। इसके ऊपर एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है आप गाड़ी से हिसाब में कितना लग रहा है? 5,000 करोड़। इस वर्ष का 7,900 करोड़, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, 7,900 करोड़ रुपया हमारा हुआ है, जबकि टारगेट इससे कम थे, उस टारगेट से ज्यादा पैसा आया है। अगले वर्ष का टारगेट 9,200 करोड़ रुपया ये हमने रखा है। आज एक जो बड़ी घटना जो चर्चित है पूरी नेशनल लेवल पे, वो जो दिल्ली की घटना कुरुक्षेत्र में रोकी गई पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उसमें वस्तु स्थिति क्या है? क्योंकि क्लैरिटी हो नहीं पाई, अगर आप कर पाए तो अच्छा है। देखिए, पंजाब में उन्होंने कोई एफआईआर की, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक एफआईआर कर दी गई। और उस एफआईआर के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए, और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करें, उनका अपना मामला केस करते। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए। तब उनके पिताजी ने वहां एक एफआईआर कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है, और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए। और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग थे लेके गए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई, और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पीपी के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस एफआईआर हमारे पास दिल्ली की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इंफॉर्मेशन है तो हमारा काम यह था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे, चाहे वो यहां के ले जाए और चाहे यहां से हम दिल्ली पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने, पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं। तो सर मदद किसने मांगी? उनके पिताजी ने मदद मांगी या दिल्ली पुलिस ने आपसे लोगों से मदद मांगी कि उनको? उनके पिताजी ने तो दिल्ली में एफआईआर कराई, दिल्ली पुलिस ने अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताया कि यहां से ये गाड़ियां हरियाणा की तरफ गई हैं और इनमें ये व्यक्ति किडनैप होकर गया, उसको आप लोग रोकिए। पंजाब की इस कार्रवाई के पीछे क्या लगता है सर? ये जो इस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना थाना क्षेत्र की, क्या मकसद? प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो भी सिस्टम बनता है। पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय, ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में
तेजिंदर बग्गा ने कई वहां जाकर भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है। उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती है, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए था। हां, सामान्य प्रक्रिया में उस एफआईआर के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते। एक भाषण के और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला ना, मैंने वो उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी। पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी जैसे उन्होंने केस करा, फिर कुमार विश्वास पर भी किया, कुमार विश्वास पर भी किया। तो ये क्या लग रहा है कि बग्गा जी पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक सवाल है ये ना, उसकी निंदा कर रहे हैं ना सरकार, तो हमारी सरकार तो निंदा। मैं कहता हूं इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। कल एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो करनाल के पास पकड़े हैं 4 आतंकवादी, और आज कुलवंत सिंह पन्नू ने वीडियो मैसेज करके और आपके नाम और वी साहब का नाम लेके एक और वीडियो सोशल मीडिया में भी डाल दिया, पत्रकारों को भी डालते हैं वो। इस क्योंकि अब आज की जो घटना पता लगी है कि लोकल लोगों से साथ में करनाल में इन लोगों का संपर्क में थे, जैसे आज टीवी पे चल रहा था एसपी करनाल की तरफ से, तो इसमें वास्तविकता क्या निकली? क्या ये अभी उधर से वैसे कर थे या लोकल? वैसे तो ये बहुत बड़ी एक घटना है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच करने का विषय है। कोई भी चीज ज्यादा कहना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन जो अभी तक पुलिस की जानकारी में पूछताछ में जो बातें आई हैं, पंजाब के व्यक्ति हैं और पाकिस्तान में जो व्यक्ति बैठे हैं, बिंदा क्या नाम था उनका, रिंदा, वहां से इन्होंने ये सामान सप्लाई किया है। और जानकारी ये मिली है कि ड्रोन के द्वारा सप्लाई की गई है और ये बीच में मीडिएटर जैसे होते हैं सप्लाई करने वाले, इनका एक उनके हाथ लिंक था। ये सामान उन्होंने ले जा करके जो पूछताछ की कि तेलंगाना में एक ऐसे स्थान के ऊपर जहां कोई आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल का एक स्पॉट बताया, उसके अंदर इन्होंने रखना था, रख के आ जाना था। इनको भी पता नहीं कि उसको हैंडओवर यानी कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, इस प्रकार से इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ये जो सारा असला था बहुत खतरनाक था, इस प्रकार से था कि जो रिमोट कंट्रोल से भी चीजों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वो आईबी की इन्फॉर्मेशन थी। अब आईबी की इन्फॉर्मेशन के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और अलर्ट होने के बाद इन्होंने इनको बस्ताड़ा करनाल में पकड़ा और पकड़ करके मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक कोई साजिश के तहत ये जो सारा काम किया जा रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ है। ये गुरपतवंत सिंह जो पन्नू हैं, आए दिन अब मेल पे उतराया, पहले फोन आते थे, मेल, अब वीडियो भी आ रहा है। इसका कोई एजेंसी से बात नहीं कि अब हरियाणा, क्योंकि आपको ही टारगेट करके वो लेता है, इसका कोई कुछ बंदोबस्त किया जाता? देखिए, जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें होती हैं, निश्चित रूप से उसका जो सुरक्षा एजेंसी है वो उसका संज्ञान ले ही रही होंगी, ऐसा नहीं ले रही होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये हरियाणा के उस दायरे में नहीं आता है। एक चीज जो बोली जाती है, बोलने के बाद सेंट्रल एजेंसीज उस पर संज्ञान लेती हैं और निश्चित रूप से कोई ना कोई संज्ञान ले ही रहे हैं। एक विषय जो था लास्ट में, क्योंकि आपने कहा था विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा विषय उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, और आपने कहा था सीएमआई के खिलाफ हम एक्शन लेंगे क्योंकि इस बार भी उसने हरियाणा का सबसे ज्यादा नंबर 1 दिखा दिया। तो वो उस स्थिति में क्या हमने कोई एक्शन के लिए उसको चिट्ठी लिखी है, क्या है? क्योंकि वो तो 34 पॉइंट समथिंग अब तो नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में। पहली बात तो कि इन चीजों का कोई हरियाणा में किसी पर असर नहीं होता है। इसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़ करके और अपने आप को व्याख्यान करने के लिए जैसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं। आखिर हम भी लगातार अपने यहां नजर रखे हुए हैं कि हमारे लोगों को कैसे रोजगार मिले, कैसे काम मिले। स्किलिंग के काम हमारे यहां लगातार शुरू हो रहे हैं। स्किलिंग के बाद हजारों लोगों को रोजगार भी अपने मिल रहे हैं। हमारे यहां इस बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, एवर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हमारे हरियाणा के अंदर हुआ है। और इस इन्वेस्टमेंट में पिछले 5 साल का फिगर बता सकता हूं, लगभग 5 लाख लोगों को 7 साल में रोजगार नया मिला है, पिछले 7 साल में। तो ये रोजगार प्राइवेट मिलता है,
कोई लोग सेल्फ अपने काम में भी लगते हैं, अपने घरेलू काम में, परंपरा जो उनके यानी पुश्तैनी काम होते हैं उसमें लगते हैं। लाख से ऊपर तो हमने सरकारी नौकरियां भी दी हैं। तो ये सारे काम जब चल रहे हैं तो जितनी गैप है उस गैप को कोई बहुत बढ़ गया ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो डाटा हमको मिला है परिवार पहचान पत्र में, वो जैसा मैंने पिछली बार बताया था, लगभग 6 और 8% के बीच में वो चलता है। अभी हम जैसे रोजगार मेले लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में, 40,000 लोग तो पिछले 4 महीने में इसी के अंदर जिनको लोन दिलाया, जिन्होंने काम अपने शुरू किए, किसी ने कर दिए, किसी ने कर रहे होंगे। ये हमारा जो 1 लाख का टारगेट है वो 1 लाख का टारगेट हम पूरा करेंगे मई के महीने में। इस बार अब फिर एक टाइम टेबल आपको मिलने वाला है कि जिसके अंदर ये रोजगार मेलों का जो 3rd फेज वो फिर शुरू होगा। अगले साल भर ये चलेंगे। लगभग 10 मेले ऐसे हैं जो ये लगेंगे और 10 मेलों में लाख से बल्कि कहीं ज्यादा इन लोगों को रोजगार देने की हमारी स्थिति बनेगी। एक्साइज पे आप बात कर सकते हैं या कोई अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? तो वो एक्साइज के लोग हैं।